और इस बार 1,25,000 वोट ढाका की जनता पवन जायसवाल को देने जा रही है। 1,25,000। 1100 बीघा का तो मेरा केवल अपने खानदान का बंटवारा हुआ। देखिए, आइए, हम लोग के हरीश सहनी जी मंत्री हैं बिहार सरकार में, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हैं, सहनी समाज से आते हैं। तो ये केवल मत्स्यजीवी से जुड़े हुए जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं जो काम करते हैं मत्स्य से जुड़ा हुआ, उन्हीं लोगों का ही सम्मेलन था, जिसमें सहनी, बीन, तुरहा, ततवा, नुनिया, केवट, कापर, इन लोगों को हम लोग बुलाए थे और सभी लोग कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में भाग लिए, महिला पुरुष सभी। अन्य आप देखे होंगे भाजपा के बहुत वर्कर भी आपको नहीं मिले होंगे, पदाधिकारी 2-4 मात्र थे, बाकी सभी इन उपजातियों के लोग थे जो आज के कार्यक्रम में आए थे, मंत्री जी की बातों को सुनने आए थे, सरकार की योजनाओं को जानने आए थे। और इसके माध्यम से हम लोगों ने सरकार के कार्यों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। और इनकी जो समस्या थी, पहले भी मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को अवगत कराते रहते थे, और आज भी, चूँकि हमारे पास अभी भी काम है, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा तब तक काम करने का हमको समय है एक विधायक के नाते। तो जब तक आचार संहिता नहीं लगेगा तब तक तो हम काम करते ही रहेंगे। अंतिम समय तक मेरा प्रयास होगा कि ढाका घोड़ासान को कुछ मिले, इन उपजाति के लोगों को कोई लाभ मिले, और इस दिशा में माननीय मंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया। और निश्चित रूप से जो भी उपजाति के लोग हैं, सहनी समाज से जुड़े हुए जिन जातियों का हम नाम लिए हैं, इनके लिए जिस हद तक हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोग पहले भी जाते रहे हैं, लड़ाई लड़े हैं। वीरेंद्र सहनी मछुआ का चुनाव लड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ता थे, 2-2 चुनाव हुआ, मैं व्यक्तिगत जाके वीरेंद्र सहनी के लिए वोट मांगने का काम किया। चूँकि वीरेंद्र सहनी स्वयं मछुआ है, वो दूसरे किसी के इशारे पर चलने वाले नहीं थे, इसलिए हमने बराबर इन समाज के लोगों को अन्य समाज के साथ साथ जो भी हक की बात होती है उसके लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं। चूँकि अब जो समय बचा है उसका सदुपयोग हो जाए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लोग स्वतः सुपुर्द आए थे। सर, आप 5.5 रहे हैं और साथ 500 रुपया भी दे रहे हैं, आप विपक्षी। ये तो विपक्षी को कौन कहेगा भाई मेरे, ये तो विपक्षी है। उन लोगों को तो केवल चुनाव के समय में चुनाव याद आता है, ठीक है ना, सारा काम बंद करना है, चुनाव के समय में चुनाव में चला जाना है। तो ऐसे लोगों के सवाल का जवाब पवन जायसवाल को देने की जरूरत नहीं है। मैं तो प्रत्याशियों का नाम भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। कोई चुनाव लड़े, मुझे स्वागत है, कोई लड़े, हमको तो मतलब मतदाता से। आज आप जो मतदाता आए थे, आप तो चैनल चलाते हैं, आपको इन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या पवन जायसवाल ने आपको कैसे बुलाया। इसमें से एक आदमी कहेगा कि किसी को लोभ दे के बुलाया गया है, बाकी भी कार्यक्रम होते हैं, जाके पूछिएगा, लोग को बुलाने के लिए लोभ दिया जाता है, तब लोग जाते हैं। पवन जायसवाल के बुलाहट पर लोग स्वतः सुपुर्द जाते हैं, और इतनी संख्या में महिलाएं आ गई, मेरा कुर्सी कम पड़ गया। हम कल्पना भी नहीं किए थे इतना लोग हो जाएगा। आप देखे होंगे कार्यक्रम के शुरू में अगर आप आ गए हैं तब, और इतने समय तक लोग बैठे रहे, ये लोगों का प्रेम है, लोगों को हम सम्मान देते रहे। आप कह रहे हैं कि ये बात बता रहे, लेकिन जन स्वराज के कुछ नेता जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके संपत्ति की जांच करने की बात करें, अरे मेरे भाई, प्रदेश कौन प्रवक्ता होता है यार, प्रवक्ता सबका क्या चर्चा करते हैं। पवन जायसवाल क्या है, मुझे हाफ पैंट से लेके फुल पैंट तक लोग देखे हैं, वो मेरे इतिहास भूगोल को नहीं जानते। वो केवल हमारे पिताजी की चर्चा कर रहे थे कि पिताजी शिक्षक थे, उनको ये पता नहीं है कि पवन जायसवाल के खानदान की जमाबंदी 2200 बीघा की जमाबंदी हमारी रही है। 1100 बीघा का तो मेरा केवल अपने खानदान का बंटवारा हुआ। 1100 बीघा का बंटवारा हमारे खानदान का हुआ था। हमारे चचेरे भाई खड़े हैं, पप्पू भैया। तो कोई जरूरी है कि जो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता होगा उसको मेरा इतिहास भूगोल मालूम होगा? उनको मालूम है कि जब राज्य में 2-4-10 जगह हाथी होगा, उस समय हमारे खानदान में हाथी रहता था। वो आज भी उसके सिक्कर और कड़ी जो होता है ना, आज भी है। हम क्या थे, हाँ जरूर, पहले के ज़माने में धनी मनी लोगों से लोग कट के रहते थे, और पवन जायसवाल ने वो फिजा बनाया कि गांव का मल्लिक भी आज पवन जायसवाल के हाथ से सम्मानित होता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। यही तो हमारी खूबसूरती है, यही तो हमको विरासत में मिला, हमारे पूर्वजों ने दिया। हमारे दरवाजे पर चप्पल निकाल के किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहले भी, और आज भी उसी खानदान से हम आते हैं। हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने जो किया, हमारे पिताजी तो शिक्षक रहे हैं, तो हमारे पिताजी के जनरेशन से वो जानते होंगे, हमको हमारे पुराने जनरेशन को नहीं जानते हैं। इसलिए उन प्रवक्ता जी के बारे में कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनको हमारी इतिहास भूगोल की जानकारी ठीक से लेनी पड़ेगी, तब उनको पता चलेगा कि पवन जायसवाल के खानदान में क्या था पहले, क्या नहीं था। वो हमारा कैंपस देख के वो पगला रहे हैं, कितना बड़ा फूल कैसे हो गया, इतना बड़ा कैंपस कैसे हो गया, इतना बड़ा कैंपस कैसे हो गया। ये तो इतिहास पवन जायसवाल का भूगोल उठाइएगा तब पता चलेगा कि पवन जायसवाल के खानदान क्या था, हमारे पूर्वज क्या थे, तब समझ में आएगा। ठीक है। विधायक जी द्वारा साड़ी वितरण किया जा रहा था, जिसमें एक लड़का टी-शर्ट पहने हुआ जो आरजेडी के छाप था उस पे, हम कह रहे हैं कि आरजेडी का टीम के भाई साहब, मैं तो जाति और पार्टी के लोगों को देख के
कभी भी ये काम नहीं करता हूँ। आपको पता है कि जो कार्ड बट रहा है, सारी कार्ड या विधवा वृद्ध दिव्यांग का जो कार्ड बढ़ता है, ये कार्ड कोई मेरा वर्कर लोकल नहीं बांटता है, ये मेरे बाहरी लोग हैं जो कार्ड लेके जाते हैं, लोकल कार्यकर्ता साथे रहते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्ध किसी भी जाति का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं। छठ के नाम पर, छठ के लिए या फिर हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं जो लेना चाहती है हम उसको देते हैं। मैं तो कभी नहीं पूछता हूँ पार्टी क्या है, जाति क्या है। हम जाते तब ना, किसको मालूम है यार, हमको नहीं मालूम है कि आप किसको वोट देते हैं। आप पत्रकार हैं, दिन भर घूमते हैं, आप ही के बारे में हमको नहीं मालूम है कि आप वोट किसको देते होंगे। तो वोट तो स्वतंत्रता है कि आप मतदान केंद्र पर जाएंगे, जिसको बटन दबाएंगे आप जानिएगा, नहीं तो फिर बक्सा देखेगा आपको। तो ये जान के सेवा नहीं होता। ये जो अभी नेतागिरी नया नया लोग कर रहा है ना, ये लोग वैसा ही काम करते हैं कि चुनाव के समय चुनावी मेढक की तरह आएंगे और फिर चुनाव हारेंगे, फिर उसी तरह भाग जाएंगे। फिर इनसे किसी को भेंट होने वाला नहीं है। पवन जायसवाल चुनाव हारा भी है, चुनाव जीता भी है। हम कभी क्षेत्र छोड़ के भागे नहीं हैं और राजनीति के अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। हमारे जो मतदाता हैं इस बात को जानते हैं। यही कारण है कि 2,08,000 पोलिंग होता है और 1 लाख वोट पवन जायसवाल को मिलता है और 8,000 वोट बोकस और सारे कैंडिडेट को मिलता है। मेरे यहाँ किसी कैंडिडेट को 1,000 का आंकड़ा नहीं पार कर पाया। पुराना इतिहास उठा के देख लीजिएगा एक बार। जितने लोग लड़े हुए 1,000 का आंकड़ा नहीं कर पाए। ये पवन जायसवाल की खासियत नहीं थी, ये आम जनता को मिला जो अधिकार है मतदान का, उसका प्रतिफल था। एक हमारे प्रतिद्वंदी थे जिनसे 10,500 वोट से हम आगे थे। रामपुकार भाई तो नेता है तो उनको वोट मिला, चूंकि वो राजनीति करते हैं। 20,000 वोट लिए, फिर 11,000 वोट लिए। तो नेता जो लड़ेगा ना उसको वोट मिलेगा, जो सीजनल नेता होगा उसको वोट मिलने वाला नहीं है। दिमाग में रख लीजिए कि जनता सबसे जागरूक है, हमसे आपसे जागरूक देश की जनता है, बिहार की जनता है, ढाका की जनता है। यहाँ कोई चुनाव के समय केवल राजनीति करने वाले लोगों को ढाका में कभी भी वो आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं ठीक से। कितना वोट मिलेगा ये जनता को तय करना है, इसलिए हम तो सीधा जनता से संवाद करते हैं। आप कभी नहीं सुनते होंगे सारी बांटते हैं, भाजपा की बात हम नहीं करते हैं। मैं सीधा सारी बांटता हूँ, किसी मंच से आप देख लीजिए। आज मंत्री आए चले गए हमारे, मैंने भाषण लास्ट में दिया और मैंने चुनाव पर चर्चा नहीं किया। मैंने कोई नहीं कहा कि आप हमको वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि मेरा 5 साल का किया हुआ जो मेहनत है उसी का प्रतिफल है कि जब भी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा 20,000 वोट बढ़ जाता है। 19,000 से 29,000, 29,000 से 49,000, 49 से 68,000, 68,000 से 99,758 और इस बार 1,25,000 वोट ढाका की जनता पवन जायसवाल को देने जा रही है। 1,25,000। पवन जायसवाल की इस बार के चुनाव में क्या चुनौती भाई? सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कोई चुनौती नहीं है। जनता जिसके साथ होगा उसको चुनौती किस बात का होगा भाई? जो सीजनल होगा उसको ना चुनौती होगा। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आप देखिए 2,000 लोग आए, हम चुनाव का चर्चा किए क्या? हम एक बार चर्चा किए कि आप हमको वोट दीजिए। मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास आचार संहिता तक काम करने का समय है और आचार संहिता तक काम करेंगे और जिस दिन आचार संहिता समाप्त होगा, शुरू हो जाएगा, उस दिन पवन जायसवाल चलेगा क्षेत्र में तो माइक पकड़ेगा तो गांव गांव काम का इतिहास भूगोल बताएंगे कि 750 करोड़ 7.5 अरब का काम ढाका घोड़ासान में कैसे हुआ, कैसे फुलवरिया घाट चालू हुआ, कैसे जमुआ घाट चालू हुआ, कैसे मधु छपरा के पास पुल बना और कैसे बलुआ गुआरी में टेंडर हो गया और काम शुरू होने जा रहा है। चुनावी वर्ष में साड़ी वितरण करने का मकसद ये तो हम बराबर करते हैं। हाँ 2 मिनट में ये तो बराबर करते हैं। ये तो मेरा लगातार का इतिहास रहा है। जिला परिषद रहे हैं 2001 में, तब से इस काम को किया, इसलिए